यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा होगा वन लाइनर सीरीज का। ठीक है, वन लाइनर सीरीज का पार्ट 11 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पार्ट 10 इससे पहले हमारे 10 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी सेशन यदि बीच में मिस हो गया हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी अलग से बना रखी है जहाँ पर आपको कोई थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप वन लाइनर सीरीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सीरीज तभी आपको देखनी है, तभी आपको पढ़ना है जब आपने एक बार थ्योरी को पढ़ रखा हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जस्ट एक रिवीजन है ताकि शॉर्ट बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। राइट, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाएं। और साथ ही यदि आप सीडीपी के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, आप ईवीएस के कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। सीडीपी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, साथ ही ईवीएस के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है 20 मॉक टेस्ट के साथ विद एनसीईआरटीज। और आज आपका एनसीईआरटी का सेशन भी होने वाला है जिसमें हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो वो सेशन आपका 6 PM रहेगा, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के सेशन में टोटल 51 क्वेश्चन है। ठीक है, 51 वन लाइनर के क्वेश्चन है, डिफरेंट है, न्यू है। अच्छे से देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड, आपके मुख्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति यदि हम लोग अच्छा कार्य करते हैं, मैत्रीपूर्ण कार्य, पर्यावरण रिलीवेंट होता है, इको फ्रेंडली होता है, तो उसके लिए इको मार्क साइन दिया जाता है। ठीक है, कौन सा साइन दिया जाता है? इको मार्क साइन इसे दिया जाता है। ऐसे ही एग्रो मार्क भी होता है, वो कृषि के लिए होता है। तो कुछ साइन के बारे में, सिंबल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? अब ये आपसे पूछ लिया गया है। देखो, इको मार्क का जो प्रमाण पत्र है वो देने वाला ब्यूरो और इंडियन स्टैंडर्ड है। ये जारी करता है इको मार्क को कि किस कंपनी को या किस चीज को हमें इको मार्क देना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूरो और इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की जाती है? तो पंजाब एक बेहतर ऐसा राज्य है जहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की जाती है ताकि इस इम्पैक्ट को, इस प्रभाव को कम किया जा सके। अगला है, समुद्र में भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? तो समुद्र में यदि भूकंप आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है तो हम लोग भूकंप ही बोलेंगे, लेकिन भूकंप की वजह से कौन सी आपदा आती है? यदि समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आती है। आपका आंसर सुनामी होगा। 6th पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पूर्णतः धारणीय, हमने धारणीय विकास की परिभाषा देखी थी, जो सतत विकास होता है और जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ताकि हम लोग आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी उस चीज को पहुंचा सके, धारणीय विकास होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पर्याप्त न्यूनतम भूमि होना। तो पारिस्थितिकी पद छाया इसे नाम दिया गया है। एक बार और आप चाहें तो पढ़ सकते हो, और यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप साथ के साथ बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पद छाया के रूप में जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। 7, 8, 9 एंड 10 आपकी स्क्रीन पर है। 7 की बात करते हैं, किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? समुद्री, बहुत बड़ा परसेंटेज रहेगा इसका, समुद्री भाग ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर क्या कहलाएगा? उच्चतम पोषक का जो स्तर है वो सर्वाहारी यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, और जो स्टार्टिंग होती है वो प्रोड्यूसर से होती है, किससे होती है? उत्पादक से होती है। राइट, अगला है, समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन से? तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो फाइकोप्लैंक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, फाइकोप्लैंक्टस उन्हें बोला जाता है, ये प्राइमरी लेवल के उत्पाद बोले जाते हैं। अगला है, पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? तो पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा यूकेलिप्टस को माना जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस को ही माना जाएगा क्योंकि इसे पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जगह भी घेरता है, तो इस वजह से यूकेलिप्टस को ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच में संक्रांति को क्या कहा जाता है? जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रजातियां आकर मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इको टोन, उसे बोला जाता है इको टोन। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हमारा महासागर है। ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला। और पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा इको साइकिल जो वर्क करता है, कोई चीज किस पर डिपेंड है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जो सारी चीजें, ये पूरा का पूरा जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है।
अगला पॉइंट है गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा है। तो हमने देखा था कि गिद्धों ने किस दवाई का सेवन करने के कारण उनकी अचानक से मृत्यु होने लग गई थी। 2012 में एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी फिर इसके पीछे। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम की जब सेवन उनके द्वारा किया गया गिद्धों के द्वारा, तो उसकी वजह से अचानक से जो वल्चर की जो प्रजाति है उसमें खासी कमी देखने को मिली। तो इसकी वजह से इस दवा को जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है चमगादड़ की प्रजाति है। ये चमगादड़ की प्रजाति का नाम है। फॉक्स देखकर आप इसको लोमड़ी ना समझ लें, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इसका नाम है। ये चमगादड़ की एक प्रजाति होती है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से। तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो है हमारे जैव विविधता के हॉटस्पॉट। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी जो मिलते हैं उस स्थान को कहाँ है, वो कहाँ पर है, क्या कहा जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये इसका भी आंसर था। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। हम लोग बोलते हैं ना हॉटस्पॉट क्षेत्र, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हॉटस्पॉट जहाँ पर जो प्रजाति होती है, जो जनजाति है वो खतरे में है या फिर उसको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसकी केयर करने की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट क्षेत्र का जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। राइट। अगला है विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। तो इनकी पूरी जानकारी आपको रेड डेटा बुक के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है, तो रेड डेटा बुक के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आप सर्वाधिक जैव विविधता देख सकते हैं। विश्व नमभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहली बार कहाँ मनाया गया था, तो ईरान में सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है। नमभूमि संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था जो ईरान में मनाया गया था, तो रामसर सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर के द्वारा दी गई है। और ग्रीन हाउस के हिसाब से अपनी खेती करने वाला कौन सा था, तो पंजाब राज्य था। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा इसको। अगला पॉइंट है वैश्विक तापमान किससे संबंधित है। वैश्विक तापमान से रिलेटेड जो जानकारी है और उससे संबंधित नियम व कानून बनाए गए थे वो कहाँ बनाए गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल में बनाए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था। प्रोटोकॉल नॉर्मली आप संधि से बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल होता है, हिंदी मीनिंग होता है प्रोटोकॉल का नियम व कानून बनाना। तो जापान के क्योटो में वैश्विक तापमान से संबंधित नियम और कानून बनाए गए थे। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में इसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। कार्बन टैक्स मतलब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी देश बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने पहली बार इसको स्टार्ट किया था। राइट। आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला है कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को हमने मनाया ही था अभी ओजोन दिवस। अगला है ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस इसको माना जाता है। भारत में जो मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। अपना वन मतलब अपने वन को प्रोटेक्ट करने के लिए योजना जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। तो बहुत सारी योजनाएं जो पर्यावरण से संबंधित है वो आपसे पूछी जा सकती है। उसमें से एक की चर्चा आज हमने कर ली। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान हमारा देहरादून जो कि उत्तराखंड में है स्थित है। वन्य जीवों के लिए जो संस्थान बनाया गया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। हो सकता है कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 33 की। मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है। जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है तो उसे एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रदूषण क्या होता है, जो मानव निर्मित करता है, चाहे वो इंडस्ट्री के थ्रू कर रहा हो, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू कर रहा हो, उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन की कैटेगरी में इसको डाला जाएगा, मानव निर्मित प्रदूषण। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरीके का प्रदूषण होता है। यदि हम लोग पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि का दहन करते हैं तो इसके ईंधन से कौन सा प्रदूषण होगा, हमारा
वायु प्रदूषण होगा, बहुत आसान। अगले पॉइंट की बात करेंगे 35 की, अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मतलब वो जो पूरी तरीके से जली नहीं है, पूरी तरीके से प्रज्वलित नहीं हुई है, तो उसकी वजह से जो गैस निकलती है वो हमारी CO होती है, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, राइट। अगला पॉइंट है सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो सर्वाधिक रासायनिक जो प्रदूषण होता है वो चमड़ा उद्योग की वजह से होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। आपने देखा होगा इलाहाबाद वगैरह में जो गंगा नदी मेली हो रही है, खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री वगैरह इसकी वजह से ये हो रही है। अगला है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जब वातावरण में अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होती है। अगला है जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसकी दूर करने के लिए हम लोग जल का मृदुरीकरण करते हैं। अगला है समुद्री जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? तो आसवन की प्रक्रिया, जो पूरी वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है, उसके द्वारा हम लोग समुद्र के जल को शुद्ध करते हैं, क्योंकि नमक को भाप बनकर उड़ाना होता है, फिर वो जो पानी बचता है वो शुद्ध रहता है, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है ये। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सबसे शुद्ध रूप हमारा वर्षा जल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है। कंपेयर करें हम लोग यदि नदियों के जल से, समुद्र के जल से, इस तरीके से। पॉइंट नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसमें प्रदूषक की बहुत अधिकता है, जिसके कारण जैविक मरुस्थल इसे नाम दे दिया गया है, वो है हमारी दामोदर नदी। इसे प्रदूषक, इसमें बहुत प्रदूषक तत्व प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? ठीक है, जैविक नहीं पूछा, अजैविक प्रदूषक की बात करेंगे तो आर्सेनिक, कैडमियम, पारा जो होता है, इसकी वजह से हमारा जो है भूमिगत जल वो प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के थ्रू, पानी के थ्रू जमीन के अंदर चला जाता है, रिस जाता है, देन वही पानी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो उसकी अधिकता के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अगला है पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश का, सूर्य की रोशनी का कितना भाग प्रयोग किया जाता है? तो केवल 1% भाग का प्रयोग किया जाता है। एंड 45 आपकी स्क्रीन पर है। 45 आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर? ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को लिंडमैन का नियम कहते हैं और ये 1942 में दिया गया था। 3 इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस पॉइंट पर मिलेगी। सबसे पहले तो ऊर्जा का 10% का नियम क्या होता है? तो जब एक पोषण स्तर से बात करते हुए हम लोग जब दूसरे पोषण स्तर तक जाते हैं तो उसमें केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। किसके द्वारा नियम दिया गया? लिंडमैन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1942 में दिया गया है। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो मान लो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास 100% एनर्जी थी जो उसने कंज्यूम करी है सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब प्लांट से जब भी कोई, इसको मान लो खरगोश, रैबिट हो गया या फिर हिरण हो गया, वो यदि इसका सेवन कर रहा है तो उसका क्या होगा? 100 का केवल 10% भाग आएगा, मतलब इसके पास एनर्जी 10% ही रही। अब रैबिट को मान लो किसी एक एनिमल ने खा लिया है, एनिमल इन द सेंस की लॉयन ने खा लिया है, ठीक है। अब लोयन जब इसका सेवन करेगा तो 10 का केवल 10% भाग ही इसके पास पहुंचेगा, मतलब 1% भाग ही इसके अंदर एनर्जी का स्थानांतरित होगा। फिर लोयन का आगे जब अपघटन होगा, इस तरीके से कोई भी आगे प्रोसेस होती है, तो 1 का केवल 10% भाग ही, मतलब 0.1 भाग ही यहाँ पर, 0.01 भाग ही यहाँ पर इसको रीच होगा। अपघटक जो पदार्थ होंगे, अपघटक जो जीव होंगे, उन तक पहुंचेगा। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। और केवल 10% ही ऊर्जा आगे आने वाली प्रजाति, आगे आने वाली जो सीरीज है उसके अंदर स्थानांतरित होती है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता, मतलब हम लोग ऊर्जा को क्रिएट भी नहीं कर सकते और ऊर्जा जो एनर्जी है उसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं। ये ऊर्जा का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है, जिसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा को सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, राइट। ये हमारा पहला नियम हो गया। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की, तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बोलता है? देखो, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा में प्रवाहित होने वाली दिशा से संबंधित है। इनके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है। मतलब किस तरीके से ऊष्मा जो है हायर टू लोअर जाएगी, जैसे हम लोग पानी की भी बात करते हैं, तो पानी की टंकी में जब पूरी भरी टंकी होती है, उसी से जो कम पानी वाली टंकी है उसी में पानी का ट्रांसफर होगा। ऐसे तो नहीं कि खाली से भरी वाली में पानी चला जाएगा, हायर टू लोअर ही जाता है। तो ऊर्जा भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ये स्थानांतरित होती है, हायर टू लोअर ये जाती है। ठीक है, तो ये उष्मागतिकी का हमारा द्वितीय नियम हो गया।
आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन के द्वारा 1927 में 1927 में किया गया था। आगे बात करेंगे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थ के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। पहले हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर एक बार वो डेफिनेशन को समझ लेंगे। देखो क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए बायोमास क्या होता है। तो देखो हमें आंसर कैसे करना होगा। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में पूरे जैविक अजैविक सारे ही तत्व आ जाएंगे। अब उसमें बोला गया है कि प्रति इकाई समय मतलब पर्टिकुलर इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को, मतलब इस इकाई में इस समय में कितने जीव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उनका पूरा जितना भी वेटेज होगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा बायोमास कहलाएगा। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में, उस समय में और उस क्षेत्र में पर्टिकुलर यूनिट की हम लोग बात कर लें तो जो जितना भी सकल शुष्क भार होगा वो वहाँ का बायोमास कहलाएगा। अगला पॉइंट है प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादक की डेफिनेशन अभी इसको हम लोग थोड़ा डीप में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि एक तो एनपीपी के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है जीपीपी के बारे में। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे। इसके द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को, मतलब पेड़ पौधों ने टोटल कितनी एनर्जी ली है, ठीक है, टोटल कितनी एनर्जी इनको सनलाइट से मिल रही है, कहाँ कहाँ से एनर्जी मिल रही है, वो पूरा इसका क्या कहलाएगा, सकल प्राथमिक उत्पादक यहाँ पर कहलाएगा। एक बार एनपीपी को भी समझ लेते हैं, फिर दोनों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे हम लोग। अब देखो एनपीपी क्या होता है, सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के पश्चात श्वसन द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, फाइनल जो एनर्जी प्राप्त होगी, उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है आज के सेशन में, एक तो जीपीपी समझना है और एक समझना है आपको एनपीपी। जीपीपी क्या होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। मान लो जो प्राइमरी उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने जितनी भी ऊर्जा को ग्रहण किया, टोटल इनके पास जितनी भी एनर्जी, इधर देख लेते हैं, देखो टोटल इनके पास जितनी भी एनर्जी, पेड़ पौधों के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जीपीपी कहलाएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने टोटल एनर्जी को ले लिया है। अब इन्होंने कितना यूटिलाइज किया है, यूटिलाइज इन द सेंस कि श्वसन प्रक्रिया में इनके द्वारा कितना यूज किया गया है, ठीक है। अब जो जितना भी यूज़ किया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, जीपीपी में से माइनस कर लेंगे, ग्रोस प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर लेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा एनपीपी, क्योंकि जो यूज़ हो गई वो तो अब कंज्यूम हो गई, उसको तो वापस अब दूसरी बार अपन यूज़ कर नहीं पाएंगे। जो बची हुई है, जो नेट है, वो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा जीपीपी क्या है, तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पर ली गई है वो हमारा कहलाएगा जीपीपी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए फिर एनपीपी क्या होता है, तो टोटल जीपीपी में से आप जितनी भी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया गया है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, श्वसन की प्रक्रिया में, उसको यदि आप माइनस कर लेंगे तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो ये दो फॉर्मूला आज के सेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो आपको याद करने थे। बाकी तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी कि कहाँ पर इसका विस्तार हुआ है, क्या चीज़ें होती है, बायोमास क्या होता है, राइट। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल 51 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी का देखेंगे कि एनसीईआरटी का पूरा ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे A to Z हम लोग वहाँ पर कवर कर ले। तो शाम वाला सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना है। शॉर्ट में नोट्स ही कंप्लीट करेंगे, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डीप में जाकर नोट कंप्लीट कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।